हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑटोक्रेट। आज मैं आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर फिजिक्स में, जिसका नाम है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए हम सब मिलके ये नया चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ ध्यान दो और हम इस चैप्टर को बहुत इजी कर लेंगे। आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसी में से पूरा पेपर आएगा, इसी में से ही सारे कंसेप्ट आपको बोर्ड में आएंगे। और चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है ह्यूमन आई के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी आपको पूरा पीपीटी दूंगा। आप क्या कर सकते हो कि वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लेके पूरी पीपीटी आप आपके पास सेव कर सकते हो। बट कैच ये है कि वीडियो में कहीं पे भी बीच में पीपीटी आएगा, तो आपको पूरा लेक्चर देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 10। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। तो हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हमको पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। जैसे एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया है, दिस इज द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। ह्यूमन आई की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, ऑलमोस्ट राउंड है शेप में। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 2.3 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। मेरे शब्दों पे ध्यान दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि बहुत नाजुक है, सेंस ऑर्गन तो आप समझ ही गए। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई चीज के बारे में जानना है, अगर हमने आंख बंद कर दी, वाई ह्यूमन आई सो इंपॉर्टेंट, अगर हमने आंख बंद कर दिया और कोई चीज के बारे में मैंने उसमें किसी को टच किया, तो मैं उसका शेप एंड साइज समझ सकता हूँ, किसी को टेस्ट करके उसके बारे में जान सकता हूँ, राइट है, किसी को स्मेल करके उसके बारे में जान सकता हूँ। बट एट एनी कॉस्ट, कोई भी तरीके से अगर आंख बंद है तो हम कोई ऑब्जेक्ट का कलर नहीं देख सकते। हम शेप एंड साइज देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है ये समझ सकते हैं। कोई कोई ऑब्जेक्ट खाने पीने की चीजों का ऑब्वियसली टेस्ट समझ सकते हैं, बट कलर हम सेंस नहीं कर सकते अगर आईज क्लोज्ड है तो। इसलिए ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि इसी की वजह से हमें कलर का परसेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप एंड इसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। वाई ह्यूमन आई इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम बाकी चीजें सेंस कर सकते हैं, बट कलर सेंस नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिया है आपको, ये फिगर दिया है एनसीईआरटी में, मैं जूम कर रहा हूं स्टूडेंट्स। वैसे ईच एंड एवरी पार्ट को, ह्यूमन आई के ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपने ध्यान देना। और मैं यहाँ पे आपको पूरी लेबलिंग बता देता हूँ, हर एक पार्ट का क्या काम है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। सबसे पहली जो ये लेयर दी है ना स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। ये जो लेयर दी है ना, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। क्या काम है, कैसा है, क्या करता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी कैसे भी ये जानो, इसका नाम क्या है? कॉर्निया। इसके बाद यहाँ पे एक मस्कुलर शीट है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से। ये दिख रहा है, ये मस्कुलर शीट। दिस इज नथिंग बट आइरिस। हमारे आंखों को कलर रहता है ना, अलग अलग कलर रहती है, किसी की ब्लैक कलर रहती है, किसी की डार्क ब्राउन। हाँ, इंडिया में ब्लैक एंड डार्क ब्राउन ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन आप देखेंगे रेयर केसेस में ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ये सब कलर किसका होता है? ये है आइरिस का। इसके बीच में एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये सब हम पढ़ेंगे, और यही वो होल है जो डार्क कलर का दिखता है। क्यों डार्क रहता है ये भी हम पढ़ेंगे। इस आइरिस और जो पहली लेयर मैंने बोला कॉर्निया, इसके बीच में एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। हर एक चीज का मीनिंग मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहे। क्या है एक्वस ह्यूमर? और आगे अगर हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक आ गया बाय कॉन्केव लेंस, एक बायोलॉजिकल बाय कॉन्केव लेंस जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे लिखा भी है क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ कंट्रोल करने के लिए मसल्स दिए हैं, ये मसल्स जिसका नाम दिया है सिलेरी मसल्स, इजी। और यहाँ पे एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रेटिना।
यहाँ पे लिख देता हूँ रेटिना। और यहाँ से एक नर्व जा रही है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये पूरी लेबलिंग है, डोंट वरी, मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया नहीं, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया। अब हम एक एक चीज पे इन डिटेल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम दिया था आपको एनसीईआरटी ने। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, सबसे पहला पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कॉर्निया। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया, यहाँ पे भी बता देता हूं, आप ध्यान दीजिए। ये जो पहली लेयर दिख रही है ना बच्चों, आंख की, ये लेयर जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। क्या नाम है, मेरे साथ रिपीट करो, कॉर्निया। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, और ये ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा भी है ट्रांसपेरेंट एंड थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट भी है, और इसी मेम्ब्रेन की वजह से आंखों में बल्ज आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा कर्व पार्ट है, बल्ज है। वैसे बाय द वे हमें जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये सब साइड व्यू ऑफ द आई है। अभी आप मुझे जैसे देख रहे हो, ये फ्रंट व्यू है। हम जो डायग्राम दिखा रहे हैं ये साइड व्यू है, यहाँ से आग दिखे, यहाँ से आग दिखेगी, राइट है। तो दिस इज नथिंग बट कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन, और इसी की वजह से आंखों को बल्ज मिलता है। आगे पढ़ते हैं कॉर्निया के बारे में। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस एट द कॉर्निया। जितनी लाइट आ रही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन मेरे बच्चों, ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉर्निया पे। ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉर्निया पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लाइट आ रही है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे स्टार्ट। इजी। चलिए, तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। व्हाट इज कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आंखों में बल्ज आ रहा है, करेक्ट। और आगे पढ़ेंगे, हेल्प्स फोकस लाइट रेज टू द रेटिना। यही वो पार्ट है आंखों का, मतलब कॉर्निया ही वो पार्ट है जो लाइट को आगे लेंस की तरफ फोकस करती है, रिफ्रैक्ट करके। नेक्स्ट, एक्ट्स एज द आईज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ, कॉर्निया आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा भी एक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्ट्स ऑफ आई पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, कॉर्निया। कॉर्निया थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आंखों में बल्ज आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। जैसे मैंने बताया आपको, आंखों में कलर किसकी वजह से आ रहा है, वैसे तो कलर आंखों का जो आइरिस का जो कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। अलग अलग टाइप के कलर हो सकते हैं। मोस्ट डोमिनेंट इंडियन में कौन सा है, डार्क ब्राउन। वैसे रेयर केसेस में किसी का ब्लू, किसी का ग्रे, किसी का ग्रीन, ये भी हो सकते हैं। चलिए, तो आइरिस की अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, साइड व्यू ऑफ द आई, ये कैसा व्यू है स्टूडेंट्स, साइड व्यू। अभी सामने से ये मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी आंखों को देख रही है, फ्रंट व्यू, और ये हो गया साइड व्यू। तो अगर ये आंख निकाल दिए तो आपको जो साइड से दिख रहा हुआ है साइड व्यू। तो आइरिस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दिस इज आइरिस। मैं रेड कलर से डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं, दिख रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये पूरा आइरिस है, इसमें एक छोटा सा होल है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब ये आइरिस एक मस्कुलर शीट है। कैसी शीट है, मस्कुलर शीट। और कहां पे है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। कहां पे है, कॉर्निया के जस्ट पीछे, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। एक मसल की शीट है, डायफ्राम तो हमने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है। तो ये डार्क मसल की एक शीट है, इसका अलग अलग कलर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हेरिडिटी, डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स। इसका काम क्या है, यही वो पार्ट ऑफ द आई है। दिस इज द पार्ट ऑफ द आई दैट रेगुलेट्स, दैट डिसाइड्स हाउ मच लाइट शुड एंटर द आई। यही वो आंखों का पार्ट है जो डिसाइड करता है कि आंखों के अंदर लाइट कितनी जानी चाहिए। समझा, बड़े आगे, ठीक। अलग अलग कलर की हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लू हो सकती है रेयर केसेस में, ग्रीन हो सकती है रेयर केसेस में। एंड दिस इज नथिंग बट, दिस इज नॉट, अच्छा यहाँ पे लेबलिंग गलत होगी, ये लेंस नहीं होना, ये होना आइरिस। आपने भी करेक्ट कर लेना, ये क्या पे है, आइरिस। तो आपको समझ में आ गया, कॉर्निया सबसे पहली लेयर, जस्ट कॉर्निया के पीछे है आइरिस, जिसका कलर अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। ये दो पार्ट पढ़ लिए हमने। बढ़ते हैं आगे के पार्ट्स की तरफ, आई होप आपको समझ गया हो। नेक्स्ट, तो हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, कंटिन्यू कर रहे हैं।
थर्ड पार्ट दैट इज प्यूपिल। अभी अभी हमने आइरिस के बारे में पढ़ा मेरे बच्चों। तो आइरिस कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड ये है आइरिस, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। इस आइरिस एक्चुअली तो ऐसा पूरा है, लेकिन इस आइरिस के बीच में एक होल, लाइक होल जैसा स्ट्रक्चर है। ये होल, दिस इज नथिंग बट प्यूपिल। क्या नाम है इसका? प्यूपिल। और अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्यूपिल। प्यूपिल एक होल जैसा स्ट्रक्चर है आइरिस के बीच में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है देखते। द डार्क सर्कुलर ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक डार्क सर्कुलर ओपनिंग है। आपने देखा ना, हमारी आंख व्हाइट कलर की, उसके बीच में आइरिस डार्क ब्राउन, यूजुअली डार्क ब्राउन कलर की है, उसमें बीच में एक डार्क ब्लैक कलर का ओपनिंग है। दैट इज नथिंग बट प्यूपिल। अब डार्क क्यों है? क्योंकि प्यूपिल वो पार्ट है जिसके अंदर लाइट जा रही और कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही है। कोई भी लाइट वापस नहीं आ रही तो वो पार्ट कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, डार्क दिखेगा। हाँ ऑब्वियसली कहीं से भी लाइट नहीं आ रही तो वहां पे अंधेरा दिखेगा। तो लाइट जब हमारे आंखों में ट्रेवल करती है, अंदर जाती है, प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है, तो वहां से बाहर कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आता, इसलिए प्यूपिल डार्क कलर का दिखता है। अगेन साइड व्यू ऑफ द आई। व्हाट इज प्यूपिल? ओपनिंग इन द आइरिस, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी, बहुत खास। प्यूपिल एक्सपांड भी हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता। अब ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है मेरे बच्चों? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट पर। समझे, लाइट बहुत सारी है, दिन का समय है, अभी यहाँ पे लाइट बहुत सारी है, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट, तो मेरे चेहरे पे बहुत सारी लाइट आ रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइट मेरे जो आंखों का प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्योंकि लाइट का अमाउंट बहुत अच्छा खासा है, लाइट बहुत सारी है, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि मेरे आंखों में ज्यादा लाइट जाए, है ना। तो लाइट अभी अगर कॉन्ट्रासाइज प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो आराम से मेरे आंखों में लाइट जा सकती है। तो जब अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है ना तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब अंधेरा होता है, हम अंधेरे में जाते हैं, शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, जब लाइट कम हो गई, लाइट डिम हो गई, तो प्यूपिल एक्सपांड हो जाता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जा सके। तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब लाइट कम हो, और प्यूपिल एक्सपांड कब होता है? जब लाइट ज्यादा हो। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। आइरिस जो हमने अभी पढ़ा था वही इस प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांड को कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल एक्सपांड्स इन डिम लाइट, कम लाइट में एक्सपांड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट, जब बहुत ज्यादा उजाला ब्राइट लाइट हो तो प्यूपिल कैसा होता है? क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर बहुत सी बार आंखों में टॉर्च डाल के दिखता है, तो डॉक्टर टॉर्च डाल के, लाइट आंखों में डाल के क्या देखना चाहते हैं? वो यही देखना चाहते हैं कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। इसका क्या रीजन है ये भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना काफी है कि डॉक्टर्स क्या देखना चाहते थे कि आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइट बाहर से आ रही बच्चों, सपोज ये लाइट आ रही है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हो गया? सबसे पहला रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया कॉर्निया, जो सबसे पहली लेयर है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर लाइट अंदर जा रही है प्यूपिल के थ्रू। ऑब्वियसली अगर लाइट यहाँ पे आइरिस में आई तो अंदर जाएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे सेंटर में जो होल लाइक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग है, वहां से लाइट अंदर जा रही है आंखों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहला पार्ट पढ़ा कॉर्निया, सेकेंड पार्ट पढ़ा आइरिस। आइरिस में एक ओपनिंग है एट द सेंटर, दैट इज नथिंग बट प्यूपिल। अब लास्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? क्रिस्टलाइन लेंस। ये है वो लेंस जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार अलग कलर से भी दिखा देते सो दैट आपको क्लियर हो जाए। दिस इज दैट लेंस। यहाँ पे लिखा भी है लेंस। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। मेरे साथ रिपीट करो, क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक बायोलॉजिकल बायकॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, बायकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। बायकॉन्वेक्स, बायकॉन्केव, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये बायोलॉजिकल लेंस है और कैसा है? बायकॉन्वेक्स के जैसा एक्ट करता है। अब लेंस का काम क्या है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेंस से क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इजी। अब ये बायकॉन्वेक्स लेंस है, तो बायकॉन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन था? इट कन्वर्जेस द लाइट। लाइट जो सीधी आ रही है उसको कन्वर्ज कर रहा है ना। लाइट दूर जा रही थी, बायकॉन्वेक्स लेंस की वजह से कन्वर्ज हो गई, नजदीक आ गई, फोकस हो गई।
यहाँ पे भी क्रिस्टलाइन लेंस का सेम फंक्शन है, लाइट को कन्वर्ज करना। चलिए पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्केव फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस। तो सबसे पहले हो गया कॉर्निया, उसके पीछे आइरिस, आइरिस में होल या ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और इसके पीछे हो गया लेंस। फिर से कॉर्निया, आइरिस, आइरिस में ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे लेंस। कॉर्निया, आइरिस, आइरिस के अंदर ओपनिंग, आइरिस के अंदर नहीं, आइरिस में सेंटर में ओपनिंग, उसके पीछे लेंस। एज सिंपल एज दैट। डायग्राम पे ध्यान दो। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है? ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस, सपोज ये अगर क्रिस्टलाइन लेंस है, देखो बच्चों मैं आपको मेरे हाथों से दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये लेंस कभी थिन हो सकता है, कभी बहुत फ्लैट हो सकता है, सॉरी बहुत वाइड हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, वाइड थिन। ऐसा क्यों? तो यही वो लेंस है स्टूडेंट्स, यही वो लेंस जो कभी वाइड हो जाता, कभी थिन हो जाता, कभी वाइड कभी थिन, कभी वाइड कभी थिन। ये वाइडनिंग एंड थिनिंग, ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ये मसल्स की वजह से हो रहा है। हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। अब भी आते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पे। तो ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस, इसका काम क्या है? ये लाइट को फोकस कर रहा है एट द रेटिना। हाँ, लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, क्या काम है? कन्वर्ज करना। सपोज यहाँ पे लाइट आ रही है, मैक्सिमम लाइट तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रही है? कॉर्निया पे। मैक्सिमम लाइट कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे जब वो लेंस पे लाइट आई, तो ये है बाइकॉन्वेक्स लेंस। इसका काम क्या है? कन्वर्जन, सॉरी, इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना। तो ये लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया और ये कन्वर्ज किया। देखो, लाइट पहले स्ट्रेट आ रही थी, अब रिफ्लेक्शन हुआ एट कॉर्निया और ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ एट एट लेंस। और ये लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हुई है? ये हमारी लाइट इंसिडेंट हुई है रेटिना पे। कहाँ पे इंसिडेंट हुई? रेटिना पे। इतना समझा? तो लेंस का काम क्या है? रिफ्रैक्शन। लेंस का काम क्या है? ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन। कैसा लेंस है? बायकॉन्वेक्स के जैसा लेंस है। तो क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज करेगा, नजदीक लाएगा, फोकस करेगा, और ये फोकस कन्वर्ज कहाँ हो रहा है? एट रेटिना। वो भी पढ़ेंगे। इतना इजी, क्लियर? अब मैंने आपको बताया लेंस जो है ये वाइड भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। जब हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है ना बच्चों, दूर का देखना है, तो ये लेंस क्या हो जाता है? मैं लेंस यहाँ आपको एक ड्रॉ करके देता हूँ तो हमको क्लियरली समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो जब हमें दूर का देखना है ना स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल पोजीशन है लेंस की, और जब हमें दूर देखना है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? फ्लैट हो गया। ये थोड़ा वाइड था, ये फ्लैट हो गया। अब ये फ्लैट हो गया तो रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ गया मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। तो हमको जब दूर का देखना है ना, तो हमारे आंखों के लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है इसलिए हम दूर का क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन कोई चीज नजदीक की देखनी है, पास की चीज देखनी है, तो यही यही जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस था, ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड क्या है? वाइड हो जाता है। तो इसकी फोकल लेंथ, आप देखो फोकल लेंथ यहाँ पे ज्यादा कर्व हो गया, तो फोकस जो दूर था अब नजदीक आ गया। फोकल लेंथ नजदीक आने की वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो हमारे आंखें क्या करते हैं, हमारे मसल्स क्या करते हैं? फोकल लेंथ, सॉरी, लेंस को थिन कर देते। और नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो लेंस को वाइड कर देते। दूर का देखना है तो लेंस थिन, फोकल लेंथ बड़ा, राइट है। नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस वाइड, फोकल लेंथ कम। एज सिंपल एज दैट। चलिए, आई होप आपको लेंस के बारे में समझाऊंगा। और यही जो हम फोकल लेंथ को बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ हम बढ़ा सकते हैं, नजदीक का देखने के लिए फोकल लेंथ हम कम कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये थे आगे के पार्ट्स आई के। पहला हमने पढ़ा कॉर्निया, सेकंड पढ़ा हमने आइरिस, अब हमने पढ़ा प्यूपिल, और अब हमने पढ़ा लेंस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि लेंस थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। दूर देखना है तो थिन, नजदीक देखना है तो थिक। ये थिक और थिन करने का काम किसका है? लेंस में ऐसा क्या होता है कि लेंस थिक और थिन हो सकता है? तो लेंस के आसपास होते हैं सिलेरी मसल्स।
क्या होते हैं बच्चों लेंस के आसपास? सिलेरी मसल्स। ये देखो, ये है लेंस, ये है लेंस, लेकिन इसके आसपास ये मसल्स है। मैं आपको जूम करके बताऊंगा, हाँ मैं आपको जूम करके भी बताऊंगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे है मसल्स, इसका नाम है सिलेरी मसल्स। और इन मसल्स के हेल्प से ही रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है 9th में, मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं मसल्स, तो मसल्स का काम क्या है? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से लेंस या तो थिक हो सकता है या तो थिन हो सकता है, इसलिए हम दूर का या नजदीक का क्लियरली देख सकते हैं। करेक्ट? तो दिस वाज नथिंग बट सिलेरी मसल्स। एक बार पढ़ लेते हैं। सिलेरी मसल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस, थिक या थिन। कॉन्ट्रैक्ट टू थिकन द लेंस। क्या होता है? मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो लेंस थिक हो गया, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लेंस थिक हो गया। लेंस थिक हो गया मतलब हम नजदीक का देख पा रहे हैं। लेकिन जब मसल रिलैक्स हो गया, मसल रिलैक्स हो गया तो खींचे जाएगा, तो लेंस फ्लैट हो गया, थिन हो गया, मतलब हम दूर का देख पाएंगे। आप देखो, नजदीक का देखने के लिए यूजुअली लोग आंखों को ऐसे स्क्विंच करते हैं, मतलब आंखों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेंस वाइड हो रहा है, लेंस जाड़ा हो रहा है, और उसी की वजह से हम नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे हैं। इजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यही थिकनिंग एंड थिनिंग ऑफ द लेंस इज नथिंग बट पावर ऑफ अकोमोडेशन, और यही मसल्स पावर ऑफ अकोमोडेशन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट जो पार्ट हमको आंखों में पढ़ना है स्टूडेंट्स, वैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या देखा? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई? कॉर्निया। यही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही होता है। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो बल्जिंग है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो बल्जिंग है। सेकेंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था? आइरिस। सेकेंड पार्ट क्या पढ़ा था? आइरिस। याद है? इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एक्वेस ह्यूमर। क्या नाम है? मेरे साथ रिपीट करो, एक्वेस ह्यूमर। इसका भी फंक्शन है। क्या है एक्वेस ह्यूमर स्टूडेंट्स? एक्वेस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये कॉर्निया सबसे पहली लेयर एंड उसकी इमीडिएट बात की लेयर जो है आइरिस, उसके बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम है नरिशेस द कॉर्निया एंड लेंस एंड असिस्ट इन रिफ्रैक्शन। ये एक्वेस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट दे रहा है, और साथ ही में इसी के साथ और ये रिफ्रैक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट करेंगे। तो हमने कॉर्निया का पढ़ लिया, हमने आइरिस पढ़ लिया, हमने आइरिस के बीच में एक ओपनिंग है प्यूपिल पढ़ लिया, इन सबके पीछे है एक क्रिस्टलाइन लेंस, ये पढ़ लिया। अब क्रिस्टलाइन लेंस के बाद में रेटिना आने वाला है, ये पढ़ेंगे। लेकिन रेटिना और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। मेरे साथ रिपीट करो, क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। हाँ, इसका भी एक फंक्शन है विट्रस ह्यूमर स्टूडेंट्स। क्या फंक्शन है? जेल लाइक फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस, अरे लेंस, रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो जेल लाइक फ्लूइड है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। मेंटेन स्पेरिकल शेप ऑफ द आई, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आंखों का स्पेरिकल शेप मेंटेन करके रखता है। अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता था तो अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता था तो आंखों का शेप शायद बिगड़ जाता था। दूसरी बात, यही वो चीज है, यही जेल लाइक फ्लूइड है जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह पे है। सोचो यहाँ पे फ्लूइड नहीं होता था, रेटिना गिर गया, यहाँ पे नीचे आ गया, आया ना? शेप चेंज हो जाता आंखों का, जो हमारे लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पे विट्रस ह्यूमर आई का शेप भी मेंटेन कर रहा है, रेटिना को अपनी जगह पे भी मेंटेन करके रख रहा है, रेटिना को भी अपनी जगह पे प्लेस करके रख रहा है। तो अभी तक हमने 7 पार्ट्स पढ़े स्टूडेंट, 7 पार्ट्स। सबसे पहला कॉर्निया, सबसे पहली लेयर, इमीडिएट पीछे आइरिस, आइरिस में ओपनिंग प्यूपिल, प्यूपिल के इमीडिएट पीछे लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। कितने हो गए? 4। और लेंस को कंट्रोल करने के लिए सिलेरी मसल्स 5। वेरी गुड, सिलेरी मसल्स। अब कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक्वेस ह्यूमर, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक्वेस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर।
7 पार्ट्स पढ़े अभी तक हमने, कितने स्टूडेंट? 7 पार्ट्स। और है, टेंशन मत लो, और है, आगे बढ़ते। चलिए बढ़ते आगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि लाइट आ रही, कॉर्निया उसको, मैक्सिमम लाइट को कॉर्निया रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर लाइट अंदर जा रही है, आइरिस डिसाइड करता है कितनी लाइट अंदर जाएंगी, उसकी वजह से प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है, प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जा रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ पे फोकस, हाँ लेंस उसको फोकस कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, कहाँ पे? तो वो कर रहा है रेटिना पे, और यही हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स, रेटिना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड रेटिना। देखिए वापस से आते, ये है आई, साइड व्यू ऑफ द आई, और यहां पे है ये पूरा रेटिना। इस पार्ट को स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। यहां पे देख लो, ये जो है ना, ये रेटिना, ये रेटिना वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? जूम करेंगे, और जूम करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। चलिए, तो ये है रेटिना, जो लास्ट पार्ट दिखा है ना आइस का, ये है रेटिना। ऐसा पूरा आई के स्ट्रक्चर में ऐसा बना हुआ होता है, और यहीं पे लाइट इंसिडेंट होती है। रेटिना हमारी आंखों के स्क्रीन के जैसा है। किसके जैसा है? स्क्रीन के जैसा। जैसा कैमरे का एक फंक्शन होता है, वैसा आंख का हमारा फंक्शन है। जैसे कैमरे में लेंस होता है, ऐसा हमारे आंखों में लेंस है। जैसे कैमरे में एपेचर होता है, ऐसा हमारे आंखों में प्यूपिल है, राइट है। और ये स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है हमारे आई बॉल के ऐसे पीछे पार्ट में, विट्रियस ह्यूमर के पीछे। साइड व्यू बता रहा हूँ, इफ दिस इज आई बॉल तो ये हो गया रेटिना। और रेटिना का इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो रही, कहाँ पे फोकस हो रही? रेटिना पे हो रही। चलिए रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। कैसे सेल्स स्टूडेंट्स? लाइट सेंसिटिव, मतलब जो लाइट को सेंस कर सकते हैं। इसको हम फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टिव सेल्स भी कहते हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, हम ब्रॉडली नाम दे रहे हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स, इनर लेयर एट द बैक ऑफ द आई, हमारे आंखों के पीछे में इनर लेयर, और ये क्या है? नथिंग बट रेटिना। रेटिना पे जब लाइट आ रही है बच्चों, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल है, करेक्ट, ये मेरे सामने रखी है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, मेरी आंखों में आई, ये हुआ रिफ्लेक्शन, कॉर्निया से रिफ्लेक्शन, कॉर्निया से लेंस, और लेंस से ये रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है? रेटिना पे जा रहा है। तो रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, बट रियल के साथ साथ कैसी है? ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, बॉटल सीधी रखी है, बट इमेज बनती है इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ सर, आपको बॉटल उल्टी दिख रही है क्या? नहीं, हमारा ब्रेन उसको इरेक्ट करके बताता है। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इसका काम क्या है? रेटिना का मेनली काम क्या है? रेटिना पे लाइट आ रही है, रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना का काम है इस लाइट को कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो रेटिना, रेटिना के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन रहे हैं तो उसको कहीं भेजना भी पड़ेगा, एम आई राइट? तो वो कैसे होगा ये भी हम आगे पढ़ते हैं। तो रेटिना का क्या फंक्शन था? रेटिना पे लाइट कन्वर्ज हुई, रेटिना ने उस लाइट को सेंस किया, लाइट को कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टूडेंट्स आगे भेजे जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पे एक नर्व लाइक स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो, क्या हो गया? पीपीटी पीपीटी, मैं आपको पूरा आई का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमें डायग्राम दिया था एनसीईआरटी में, एम आई राइट? या ये है रेटिना स्टूडेंट्स, ध्यान दो ध्यान दो, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये है रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। रेटिना का काम क्या है? अभी हमने पढ़ा, रेटिना का फंक्शन है टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। लाइट रेटिना पे आ रही है, वो उसको कन्वर्ट करी। ये देखो, अभी देखते हैं, यहां से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और लाइट रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया एट कॉर्निया। लेकिन मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? हमारा कहाँ पे हो रहा है? वैसे वैसे तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्यूपिल की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? प्यूपिल की तरफ। और यहाँ से और रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है? एट रेटिना।
रेटिना ने उस लाइट को कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो ये लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हुई और रेटिना ने उसको कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे भेजी जाती है थ्रू दिस, यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ऑप्टिक नर्व। यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यही ऑप्टिक नर्व से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आंखों से जा रहे हैं, आईज से जा रहे टुवर्ड्स द ब्रेन। और ब्रेन, अब बाय द वे यहाँ पे इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ब्रेन हमको इरेक्ट इमेज इंटरप्रिटेट करके बताता है। एक बार पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी ने दिया है, इसी पे हम पूरा फोकस करते हैं। जूम करके दे रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहली लेयर कॉर्निया, सबसे पहली लेयर कॉर्निया, और यहीं से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। अरे बहुत अजीब कॉर्निया बन गई, ये हो गया कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन जो बल्जिंग शेप दे रहा है। कॉर्निया के पीछे है आइरिस, आइरिस में एक ओपनिंग है सेंटर में जिसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल ही अंदर लाइट को भेजता है। प्यूपिल, आइरिस डिसाइड करता है कितनी लाइट अंदर जाना चाहिए। प्यूपिल की वजह से प्यूपिल छोटा या बड़ा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड हो सकता है। लेंस, लेंस रिफ्रैक्ट करता है और लाइट को कन्वर्ज करता है रेटिना। अब लेंस का फोकल लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है, लेंस फ्लैट या थिन और वाइड हो सकता है, थिन या वाइड हो सकता है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलेरी मसल्स कर रहे हैं। अब प्यूपिल सॉरी आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एक्वस ह्यूमर। ऐसे ही लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड स्ट्रक्चर जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। ये सब हमने पढ़ा। और ये है स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है रेटिना। रेटिना इज मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स, और रेटिना उन लाइट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और आगे भेज रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। यहाँ पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व की ओपनिंग है ना बच्चों, वैसे ही आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एस चांद ये बुक में दिया है। ये जो पार्ट है ना ओपनिंग, यहाँ पे ना एक ब्लाइंड स्पॉट है हमारी आंखों का, मतलब यहाँ पे अगर लाइट आई ना तो हमें दिखता नहीं है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन हमारा रेटिना इतना बड़ा, इतना ह्यूज है कि हमको ये पता ही नहीं चलता कि ब्लाइंड स्पॉट है। समझा? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए रेटिना के बारे में। हाँ, ये रेटिना, ये देखो रेटिना के अलग अलग सेल्स। रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स। अब क्या होते हैं? दो इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स, वैसे तो और बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के सेल्स। किन दो सेल्स की बात कर रहे हैं हम? ये वो सेल्स है की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन कलर परसेप्शन। ये वो सेल्स है रेटिना के अंदर जो हमको कलर सेंस करने में हेल्प करते हैं। ये दो सेल्स कौन से? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दो सेल्स कौन से? सबसे पहला टाइप का जो सेल है इसका नाम है रॉड सेल। कैसे सेल है? रॉड सेल। इनका स्ट्रक्चर देखो रॉड के जैसा है। कैसा स्ट्रक्चर है? रॉड के जैसा। इसका काम क्या है? ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। लाइट कितनी ब्राइट है, लाइट कितनी डिम है, इसको सेंस करते हैं रॉड सेल्स। समझ में आया? सेंसिटिव टू डिम लाइट, कैन नॉट डिटेक्ट कलर। ये रॉड सेल्स कलर परसीव नहीं कर सकते, रॉड सेल्स की वजह से हमको कलर नहीं दिखता। रॉड सेल्स कैन नॉट डिटेक्ट कलर। लेकिन ये कौन सेल से, जो हम सेकंड सेल पढ़ने वाले उससे नंबर्स में जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एस चांद भी पढ़ना है। एस चांद में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट, हेल्प्स इन डिटेक्टिंग शेप एंड मोशन। ये रॉड सेल्स शेप और मोशन डिटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, और ब्राइट लाइट को ज्यादा क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड नहीं करते, अकॉर्डिंग टू बुक एस चांद। विच पब्लिकेशन? एस चांद, राइट है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल स्टूडेंट्स जिसका नाम है कोन सेल्स। तो दो टाइप के सेल्स, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। रॉड सेल्स, कोन सेल्स, थोड़ा सा कॉनिकल शेप है, कोन की जैसा शेप है।
अब यही वो सेल्स है जिसकी वजह से हमको कलर दिखता है, डिटेक्टिंग कलर। कौन सेल का काम क्या है? डिटेक्टिंग कलर। वर्क्स बेस्ट इन ब्राइट लाइट। हाँ, कलर अपने को ज्यादा कब समझ में आते हैं? जब रोशनी ज्यादा होती। अंधेरे में हम कलर सेंस कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं। अंधेरे में हमको थोड़ी बहुत अंधेरा रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। जब लाइट डिम है तो हमको कलर देखने में भी प्रॉब्लम जाती है, दो सिमिलर टाइप के कलर देखने में भी प्रॉब्लम जाती है। लेकिन जब लाइट बहुत ज्यादा है, वर्क्स बेस्ट इन ब्राइट लाइट, तो हम कलर अच्छे से परसीव कर सकते हैं। enables us to see colors। एनसीईआरटी में क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, शार्प सेंट्रल विजन। कलर्स हमें कौन सेल्स की वजह से ही है। एस चांद में क्या दिया है? हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग फाइन डिटेल्स इन ह्यूमन एंड फंक्शन पोअरली इन डिम लाइट। छोटी छोटी बारीक चीजों को देखने में भी ये हेल्प करता है, लेकिन डिम लाइट में अच्छे से फंक्शन नहीं करता। दीज वर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक है रॉड सेल्स जिससे इंटेंसिटी पता चलती है और जिससे इंटेंसिटी सेंस होती है, और कोन सेल जिससे कलर डिटेक्ट किया जाता है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स किन लोगों में, कोई कोई लोगों में ये जो कोन सेल्स होते हैं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। कुछ डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता, बाय बर्थ भी हो सकता, कोई डिफेक्ट हो सकता। अब कौन सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो दे आर नॉट एबल टू परसीव कलर्स प्रॉपरली। वो उनको कलर्स दिख तो रहे लेकिन वो प्रॉपरली नहीं दिख रहे। ऐसे ऐसे लोग, सच पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? अ डेफिशिएंसी इन वन और मोर टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। कोन सेल्स कम हो गए, कोन सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, तो कोन सेल्स कम या ज्यादा हो गए, ज्यादा तो नहीं, कम हो गए तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। यूजुअली रेड और ग्रीन कलर का कलर ब्लाइंडनेस होता है। रेड ग्रीन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कलर ब्लाइंडनेस में। किस वजह से हो सकता है? कॉजेस जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जीन्स की वजह से, या डैमेज टू द रेटिना और ऑप्टिक नर्व। रेटिना में कुछ डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई, ऑप्टिक नर्व में डैमेज या इंजरी हो गई, तो हमें कलर्स दिखना कम हो सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट कलर ब्लाइंडनेस। इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका? डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग सर्टेन कलर्स। कलर्स को पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमको पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रही है। हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस बहुत हो गया, तो ग्रे के शेड्स में दिखेंगे। हम परसीव कर पाएंगे ये डार्क कलर है, लाइट कलर है, लेकिन कौन सा कलर है वो बताने में प्रॉब्लम चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगी। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है हमको ये जरूरी नहीं है कि पूरा सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिख रहा है। इजी। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एक और बात बच्चों तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अभी तक तो एनसीईआरटी का 1.5 पेज ही हुआ। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने आपको पढ़ाया कि लेंस सिलरी मसल्स की हेल्प से वाइड हो सकता है, थिन हो सकता है, वाइड हो सकता है, थिन हो सकता है। दिस इज बिकॉज वाइड हो रहा है तो फोकल लेंथ कम हो रहा है, थिन हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला, वो था पावर इज नथिंग बट 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर इज नथिंग बट 1 अपॉन फोकल लेंथ। और अच्छे से बता देता आपको, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकस पे डिपेंडेंट है पावर। किस पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स? फोकस पे डिपेंडेंट है पावर। फोकस कम ज्यादा होगा तो पावर भी कम ज्यादा होगा। फोकस कम पावर ज्यादा, पावर फोकस ज्यादा पावर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा फोकल लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं तो हम हमारा पावर एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हम दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सक रहे हैं, नजदीक का भी ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सक रहे हैं, बट लिमिट है। बट नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखने की एक लिमिट है। ये दूर का नजदीक का कैसे हो रहा है? सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं लेंस को। अब हम जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कोई भी, अगर आपने एक बुक रखी तो आप बुक को दूर रखा, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। एकदम यहाँ रखेंगे बुक पढ़ते ही नहीं आएंगी। आप अभी मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल एकदम ऐसा आंखों के नजदीक रखोगे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसकी एक लिमिट है और उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। द नियरेस्ट पॉइंट एट विच एन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट पुटिंग स्ट्रेन ऑन आवर आईज। हम आंखों पे स्ट्रेन डाले बिना, हम आंखों के मसल्स पे स्ट्रेस डाले बिना जो सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट तो कितना भी नजदीक देख सकते हैं, बात क्या हो रही? क्लियरली देखने की, क्लियरली देखना और विदाउट पुटिंग स्ट्रेन ऑन योर आईज। तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। कितना है
स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, बुक में भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 25 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट अगर 25, अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी की बोतल लेते, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पानी की बोतल पे क्या लिखा है तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, लेकिन एकदम नजदीक रखा तो मुझे बोतल दिख रही है, कुछ लिखा हुआ है वो भी दिख रहा है, लेकिन मुझे क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं दिख रही। तो अगर क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज देखना है तो मुझे इसे 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक, उससे नजदीक क्लियरली नहीं दिखेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नियर पॉइंट हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट है तो फार पॉइंट भी है क्या? हाँ है फार पॉइंट। तो हम दूर का देखने की भी लिमिट है क्या? हाँ है। तो हमारा फार पॉइंट क्या है? तो फार पॉइंट इज इंफिनिटी। हम कितना भी दूर देख सकते हैं, इंफिनिटी तक देख सकते हैं, हम पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है जब हम स्टार्स को देखते हैं जो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है हमसे, तो वो इतने दूर है कि हमको बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन दिखते। तो दिस इज नथिंग बट फार पॉइंट, और हमारे आंखों का फार पॉइंट कितना है? इंफिनिटी है। इसी को हम कहते हैं, और एक और नाम है इसी का, कि इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नथिंग बट फार पॉइंट। दिस वाज पावर ऑफ अकोमोडेशन। बट स्टूडेंट्स, हमने आंखों के बारे में पढ़ा, आंख, स्ट्रक्चर ऑफ द आई, वर्किंग ऑफ द आई, फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा। अब कभी कभी आंखों में डिफेक्ट्स भी आ जाते। क्या आ जाते बच्चों? आंखों में डिफेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन में डिफेक्ट्स, और वो डिफेक्ट्स को करेक्ट कैसे करना। सबसे पहला डिफेक्ट बच्चों जिसका नाम है मायोपिया, मेरे साथ रिपीट करो, मायोपिया, ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। नियर मतलब नजदीक, साइटेडनेस मतलब दिख रहा है, नजदीक का दिख रहा है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा? दूर का नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ऐसा नहीं कहेंगे आप, क्लियर विजन नहीं है, दूर का विजन क्लियर नहीं है। नियर साइटेडनेस है, मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है, मतलब नियर का दिख रहा है, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। जब किसी को दूर का नहीं दिखता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है? क्यों होता है? आईबॉल, आईबॉल इलोंगेट हो गया, आईबॉल थोड़ा सा बढ़ गया, उसकी वजह से हो सकता है। लेंस का जो है, लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो गया, लेंस जो ऐसा होना चाहिए था अब बहुत ज्यादा कर्व हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसको कैसे करेक्ट करते हैं अभी हम पढ़ते। ये डायग्राम दिया है आपकी एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो बचा है स्टूडेंट्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। ये है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा थिक हो गया, थोड़ा अपन थिन कर देंगे और हम जूम करें, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, आ रही है, रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्ट होके गई रेटिना पे, रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई? रेटिना पे, और रेटिना ने उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजा ब्रेन में, ब्रेन में, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, हमने ब्रेन ने, हमारे ब्रेन ने उसको इरेक्ट बताया और हमको दिख रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, क्योंकि मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट तो हो रही है। स्टूडेंट मैं थोड़ा जूम करके लेता हूँ, ध्यान दो। हाँ अब मजा आ रहा है डायग्राम में, चलो। तो अब दूर से ऑब्जेक्ट है, दूर में, दूर ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऐसी आ रही है दूर से, दूर से आ रही है, आ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन मायोपिक आए हैं तो रिफ्लेक्शन हमारी स्क्रीन पे, मतलब रेटिना पे होने के पहले ही हो गया, रेटिना पे रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, उससे पहले ही हो गया। हाँ लाइट आगे तक भी गई तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इमेज कहाँ बनी? रेटिना से पहले। इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पे बननी चाहिए थी इमेज, लेकिन बनी यहाँ पे, रेटिना के पहले इमेज बन गई। ऐसा क्यों हुआ? रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, तो हमें ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम क्या हो रही? रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन कम कर दो, उसको डाइवर्ज कर दो। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज डाइवर्जिंग लेंस? नथिंग बट कॉनकेव लेंस बच्चों। एक कॉनकेव लेंस हमने हमारे आंखों के सामने लगा दिया, तो ये लाइट जो नजदीक ऐसी आ रही थी, ये दूर जाना शुरू हो गई। कैसी हो गई? मैं और जूम करके बताता हूँ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ ये है उसका करेक्शन, ये है उसका करेक्शन। तो ये देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एक समझ ले, बाकी दो और इजी हो जाएंगे। लाइट आ रही थी, हमने लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, तो लेंस की वजह से लाइट दूर जा रही है। कैसी जा रही है? दूर। और हमारे आंखों के लेंस ने उसको नजदीक लाया, तो हमारे आंखों का लेंस पहले भी नजदीक लाया था, लेकिन जब लाइट यहाँ आ रही थी तो नजदीक बहुत जल्दी आ रहा था।
रेटिना से बहुत पहले इमेज बन रही थी, अब दूर से लाइट आ रही है तो इमेज रेटिना पे बन रही है। एंड दिस इज नथिंग बट द करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई। नॉर्मल विजन मायोपिक आई का, दूर का विजन नहीं दिख रहा है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन रही है, उसको करेक्ट किया हमने यूजिंग कॉनकेव लेंस। S4 में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स, मायोपिया यूजुअली डेवलप्स इन स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग एज, जो स्कूल गोइंग एज है आप जैसे बच्चों में मायोपिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और हेरिडिटी से भी होता है, ज्यादा स्ट्रेस से भी होता है। दिस इज मायोपिया। मायोपिया में क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमारा फार पॉइंट है, दूर का नहीं दिख रहा ना, फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, नॉर्मली क्या होता है हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी पे, वो नजदीक आ गया, जो चीज दूर होनी चाहिए थी वो नजदीक आ गई, इसलिए मायोपिया या नियर साइटेडनेस हो गया, दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है, करेक्शन हुआ कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया, मेरे साथ रिपीट करो, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। नाम समझ लिया, काम खत्म। फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा, नियर का नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्लियरली नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दूर का विजन है, नजदीक का विजन नहीं है। तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस कैसे हो सकता है, आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल शॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें मायोपिया में इलोंगेट हो रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ पे शॉर्ट हो गया। या दूसरा, लेंस का कर्वेचर कम हो गया, अब लेंस ज्यादा थिन हो गया और लेंस ज्यादा चेंजेस भी नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। दूर का दिख रहा बट नजदीक का नहीं दिख रहा। हम डायग्राम देखेंगे, यही वो डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी ने दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हाइपरमेट्रोपिया में मैंने पहन लिया कि हाँ नजदीक का नहीं दिख रहा, नजदीक का देखने के लिए नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट हमारा दूर चला गया, जो चीज नजदीक होनी चाहिए थी वो दूर चली गई। मायोपिया में क्या चाहिए था, फार पॉइंट दूर चाहिए था, वो नजदीक हो गया, इसलिए मायोपिया हो गया। नियर पॉइंट नजदीक होना चाहिए था तो वो दूर चला गया, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया। तो नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, दूर चला गया, तो दूर चला गया, तो नियर पॉइंट के आगे की चीजें हमको क्लियरली दिख रही है। यहाँ से लाइट गई, इमेज बनी एट रेटिना, रेटिना पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नजदीक रख दिए, ऑब्जेक्ट नजदीक रखे, तो वो कन्वर्जन तो रेटिना के बाहर हो रहा, लाइट कन्वर्ज हो रही लेकिन रेटिना के बिहाइंड, जो पॉसिबल नहीं है। तो इमेज तो आंखों के पीछे बन रही, अब आंखों के पीछे इमेज बनेगी क्या, आंखों के पीछे हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या हो रही, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो हमको रिफ्रैक्शन बढ़ाना है, कन्वर्जन ज्यादा करना है, कन्वर्ज ज्यादा करना है, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है मेरे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये है करेक्शन, आखिरी 2 मिनट बचे, ध्यान दो, ये है करेक्शन किसका, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिख रहा नजदीक का नहीं दिख रहा। तो हमने जो चश्मे पहने, अगर हमको नजदीक का पढ़ते नहीं आ रहा तो हमने, आपने जो चश्मा पहना है अगर और नजदीक का नहीं दिख रहा था इसलिए चश्मा पहना है, तो उसमें जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे जब नजदीक से जब लाइट आई, प्रॉब्लम था कि कन्वर्ज तो रही लेकिन धीरे 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 इससे रेटिना के बाहर जा रहा, तो इसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया और ये इमेज बन गई रेटिना पे, और इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। दिस वॉज हाइपरमेट्रोपिया, नजदीक का क्लियर विजन नहीं है। करेक्शन कैसे की हमने, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। हाइपरमेट्रोपिया इज कॉमन इन एल्डरली पीपल, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट। तो हमने 2 डिफेक्ट पढ़े, मायोपिया नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिख रहा दूर का क्लियर नहीं है। सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर का क्लियर विजन है नजदीक का क्लियर विजन नहीं है। अब लास्ट पढ़ रहे बच्चों, बस लास्ट, और खत्म कर देंगे, बस लास्ट खत्म। लास्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। मेरे साथ नाम रिपीट करो, क्या नाम है, प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या है, व्हाट इज प्रेसबायोपिया, मेरे साथ रिपीट करो, प्रेसबायोपिया, एज रिलेटेड डिफेक्ट where a person loses the ability to focus on nearby object, नजदीक के ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की एबिलिटी जा रही है, फोकस करने की एबिलिटी, देखने की फोकस करने की एबिलिटी जा रही है। ये क्यों हो रहा है, एज की वजह से, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। अब एज की वजह से क्या हो रहा है, एज की वजह से स्लेरी मसल्स भी ज्यादा रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे,
मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहे तो लेंस भी जल्दी वाइट और फ्लैट नहीं हो रहा, थिक और थिन नहीं हो पा रहा, इसलिए फोकस करने की एबिलिटी हमारी कम होती जा रही है एज की वजह से। दिस इज नथिंग बट प्रेसबायोपिया। अब ऑफन रिजल्ट इन डिफिकल्टी रीडिंग स्मॉल प्रिंट, छोटी चीजें पढ़ने में डिफिकल्टी जाती है, छोटी प्रिंट पढ़ने में डिफिकल्टी जाती है। होता क्यों है? मसल्स वीक हो रहे हैं, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, इसलिए होता है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं? नजदीक का नहीं दिख रहा, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन प्रेसबायोपिया में ऐसा भी होता है कि दोनों प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिख रहा, नजदीक का भी नहीं दिख रहा। दूर का भी नहीं दिख रहा मतलब मायोपिया, नजदीक का भी नहीं दिख रहा मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे केसेस में दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा, तो हम बायफोकल लेंस यूज करते हैं। कैसे लेंस यूज करते हैं स्टूडेंट्स? बायफोकल लेंस। आपने देखा होगा बहुत सी बार जो चश्मे पहनते हैं वो चश्मों के लेंस में ऐसा दिखता है। मैं आपको व्हाइट कलर से दिखाता हूँ, यहां ध्यान दो बच्चों। ये सपोज आपके चश्मों का एक ग्लास है, तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा शेप दिखता है, तो दिस इज नथिंग बट बायफोकल लेंस। ऊपर कॉनकेव लेंस है दूर का देखने के लिए, नीचे कॉन्वेक्स लेंस है नजदीक का क्लियरली देखने के लिए। ये है बाय कॉनकेव लेंस। दोनों डिफेक्ट अगर रहा प्रेसबायोपिया जैसी कंडीशन रही तो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं आ रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि बाय कॉनकेव लेंस में ऐसा आ रहा है, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, बायफोकल लेंस। समझा स्टूडेंट्स? तो समटाइम्स बायफोकल लेंसेज आर नीडेड, अपर पार्ट कॉनकेव लोअर पार्ट कॉन्वेक्स। एस चांद ने क्या मे को एग्जिस्ट विद मायोपिया, मतलब हाइपरमेट्रोपिया तो है ही, मायोपिया भी साथ में हो सकता है। एक्सप्लेन इट एज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। एस चांद ये पब्लिकेशन में बताया कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर, एक चीज बाकी है, लास्ट टॉपिक। मुझे पता था इससे पहले बोला लास्ट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। मेरा क्या है, कैटरैक्ट के बारे में पढ़ते। अभी हमने पढ़ा डिफेक्ट्स इन विजन, और कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं विजन। कैटरैक्ट, हाँ कैटरैक्ट बहुत बार सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं मोती बिंदु, मोतिया बिंदु भी कहते हैं। तो कैटरैक्ट क्या होता है कि हमारे लेंस पे एक धुंधली, एक ब्लर लेयर आ जाती है। कैटरैक्ट आप देखो, ये देखो प्यूपिल में ब्लर दिख रहा है, वैसे प्यूपिल डार्क कलर का होना चाहिए लेकिन प्यूपिल से ब्लर दिख रहा है, मतलब लेंस ब्लर हो चुका है, ब्लर लेयर आ चुकी है। और ये ब्लर लेयर आई है मतलब मोतिया बिंदु हो चुका है, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट। आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, ब्लर हो रहा है, कॉजिंग ब्लड विजन, विजन क्लियर नहीं दिख रही, अच्छे से दिख नहीं रहा मोतिया बिंदु में, मतलब कैटरैक्ट में क्लियर नहीं दिखता। ये कॉमनली एल्डर एज में होता है, ओल्डर पीपल्स में ज्यादा होता है। क्यों हो सकता है? एज की वजह से हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेस की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। हेल्थ का ध्यान रखो, ऐसी फालतू चीजें मत करो। सर्जरी की हेल्प से इसको ट्रीट कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं। समझ में आया? ये था कैटरैक्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, आई डोनेशन आपको दिया एग्जाम में, एक बार पूछा भी गया आई डोनेशन के ऊपर। आंखें डोनेट की जा सकती है, पूरी की पूरी आंखें डोनेट नहीं होती है, कॉर्निया डोनेट होता है। ओनली द कॉर्निया इज यूज फॉर ट्रांसप्लांट। किसी को आंखों की जरूरत है तो उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है बच्चों। और कोई एक व्यक्ति ऑब्वियसली उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद, जब वो अगर कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए दे रहे हैं तो एक व्यक्ति दो लोगों को विजन दे सकता है। कितने लोगों को? दो विजन को, दो आंखें, दो अलग अलग लोगों को विजन मिल सकती है एक पर्सन के आई डोनेशन से। लेकिन शुड बी डोनेटेड विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ। डेथ होने के 6 आवर्स के अंदर अंदर डोनेट करना जरूरी है। वन डोनर कैन हेल्प टू ब्लाइंड पीपल्स, राइट है, टू ब्लाइंड पीपल और टू ब्लाइंड पर्सन। एनीवन कैन डोनेट, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है। तुमको डायबिटीज, पेशेंट को डायबिटीज था, डोनेट कर सकते। सर पेशेंट को सर पेशेंट ने लेसिक सर्जरी कराई थी, आंखों की सर्जरी कराई थी, डोनेट कर सकते। सर पेशेंट को मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, प्रेसबायोपिया था, डोनेट करा सकते। सर पेशेंट ने बाकी आंखों का थोड़ा इलाज किया था, डोनेट कर सकते। कब डोनेट नहीं कर सकते? जब कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कम्युनिकेबल डिजीज है तो डोनेट नहीं कर पाओगे। एड्स जैसी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है तो डोनेट नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ आंखें, कुछ आईज ऐसी रहती है जो डोनेट हो गई बट ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसी आईज पे कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में रिसर्च होता है सो दैट हम आगे उसके ऊपर स्टडी कर सके। और ये यहाँ पे इस चैप्टर का पहला वीडियो होता है स्टूडेंट समाप्त। कौन सा चैप्टर पढ़े हमने? हमने चैप्टर पढ़ा ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे पहला पार्ट होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, आसमान नीला क्यों है, व्हाई द स्काई इज ब्लू,
सन कभी कभी सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड क्यों दिखता है, उसके साथ साथ आसमान भी उसी टाइम पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, उसकी लिंक मैं इसमें दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और क्या चाहिए कमेंट करिए, मैं 11th के भी वीडियोस डालने वाला हूँ जल्द से जल्द। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं शारिक डोकाडिया, आज वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।